मैंने आपको बताया कि यदि हम एथनोमेथोलॉजी को समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि परंपरागत समाज शास्त्र किस प्रकार का अध्ययन करता रहा है और समाज शास्त्र को, जिसको हमने देखा कि प्रारंभिक समाज शास्त्री इसको विज्ञान की श्रेणी में रखने का प्रयास करते रहे हैं, तो उनके द्वारा किस प्रकार की अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अनुभाविकता पर आश्रित अध्ययन पद्धति थी। समाजशास्त्र के अंदर वस्तुपरक अध्ययन को महत्व दिया जाता रहा है। मूल्य तटस्थता को, यानी व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है, व्हाट ऑट टू बी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा की। इसके अलावा संख्यात्मक स्वरूप के आधार पर अध्ययन करना और उसके साथ सार्वभौमिकता, आनुभाविकता, विश्वसनीयता, विधि मान्यता, जो कि विज्ञान की विशेषताएं हैं, उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। लेकिन एथनोमेथोलॉजी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन वे ये मानते हैं कि यदि समाज को समझना है तो हमें इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस विज्ञान की बात परंपरागत समाजशास्त्र करता रहा है, वो समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित रहा है और प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु, जिसको हम कहें सब्जेक्ट मैटर, वस्तु रहा है। लेकिन समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय संबंध, जिन्हें हम सामाजिक संबंध कहते हैं, वह उसकी विषय वस्तु है। और जब हमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है एथनोमेथोलॉजिस्ट के अनुसार, तो हम उसको वस्तुपरक दृष्टिकोण से अध्ययन न करके हम उसको व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करेंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि वेबर का जो वजदेहन पद्धति है वो एथनोमेथोलॉजी के बहुत करीब है। जिस प्रकार वेबर ने कहा कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया को जो कर्ता अर्थ प्रदान करता है, वो अर्थ अध्ययनकर्ता को समझना जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वजदेहन पद्धति जो है एथनोमेथोलॉजी के बहुत करीब हमें दिखाई देती है। ये कहा जाता है कि भौतिक प्रघटना की भविष्यवाणी व व्याख्या संभव है, जबकि सामाजिक प्रघटनाओं को समझना संभव है। तो इन्होंने कहा समझने की प्रक्रिया लोगों की भावनाओं, व्यक्तिगत मूल्यों एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इस पद्धति में अनुभव को महत्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्री अंतःदृष्टि का उपयोग कर समझ प्राप्त करते हैं। वजदेहन तकनीक के मूलतः दो आधार हैं। यहाँ पर हम वेबर ने जो वजदेहन पद्धति कही है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वेबर वह समाजशास्त्री हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैंने जब आप लोगों ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया तब भी, एमए प्रीवियस में भी हम लोग इसकी चर्चा करते रहे हैं, या अन्य अध्यापकगण भी करते रहे होंगे कि मैक्स वेबर एकमात्र ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हुए भी कहीं ना कहीं आपको मानविकी परिप्रेक्ष्य की ओर अपनी वजदेहन पद्धति के द्वारा ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि वजदेहन पद्धति, इस पद्धति को में व्याख्या का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और प्रमाण स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। इन्होंने कहा कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, और वह व्याख्या किसके आधार पर होगी? अनुभव के आधार पर होगी, अंतर्दृष्टि के आधार पर होगी। तो इन्होंने कहा वजदेहन तकनीकी के दो आधार हैं, एक आपात समीचिनता और एक सौंदर्यवाद। आपात समीचिनता यानी ये तीन परस्पर संबंधित तत्वों पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? किसी भी प्राकथन को इस आधार पर स्वीकार करना कि उसमें तर्क संगतता है। यहाँ पर वेबर जो है तर्क संगतता पे जोर देते हैं कि कोई भी प्राकथन, यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है, पूर्व में कहा जा रहा है, उसको किस आधार पर स्वीकार करेंगे? तर्क के आधार पर। उसका तार्किक होना बहुत जरूरी है। फिर यह इस पर भी निर्भर करता है कि अवलोकनकर्ता की क्षमता पर विश्वास किया जाए। अवलोकनकर्ता जो अवलोकन कर रहा है उसकी क्षमता पर हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। किसी वयस्क के कथन पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के द्वारा दिए गए कथन पर हम प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। तो ठीक वही बात है, जब अवलोकनकर्ता अवलोकन करे तो हमें उसकी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। क्षमता पर विश्वास होने का मतलब यह नहीं कि आंख मूंद कर विश्वास कर ले, यानी अवलोकनकर्ता उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए, और वो चूंकि ट्रेंड होगा तब वह प्राकथन को, घटना को ठीक प्रकार से समझ सकेगा। आपात समीचिनता इस पर भी निर्भर करती है कि जिस समूह का अवलोकन किया जा रहा है, क्या अध्ययनकर्ता उसका सदस्य है? अनेक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर जनजाति समूह के सदस्य द्वारा
उनकी दशा के बारे में प्रस्तुत कथन को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अन्य जातियों के द्वारा उनके संदर्भ में कहे गए कथनों पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः किसी को जानने के लिए वैसा होना आवश्यक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अवलोकनकर्ता के यानी सहभागी अवलोकन की बात है, और वो कहते हैं समूह का जिसका अवलोकन किया जा रहा है क्या अध्ययनकर्ता उसका सदस्य है। यहाँ पर वो अध्ययनकर्ता को सदस्य की बात पर कहते हैं, अगर जिस समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं और आप उसी समूह के सदस्य हैं और वह व्यक्ति अपने समूह के बारे में कोई वाक्य देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस समूह के लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दूसरे समूह के द्वारा दूसरे समूह के सदस्य के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि अवलोकनकर्ता क्या उस समूह का सदस्य है। यहाँ पर एक बहुत बारीक सी बात है जो हमें समझनी होगी। वो बारीक बात क्या है कि अवलोकनकर्ता भावनात्मक स्तर पर उस प्रघटना को समझने की क्षमता रखता है, तभी हम उसकी बात का विश्वास करेंगे। तो आपात समचिंता के अंतर्गत तर्क संगतता का होना आवश्यक है, अवलोकनकर्ता की क्षमता पर विश्वास होना आवश्यक है, और अवलोकनकर्ता क्या उस समूह का सदस्य है। अब आता है सौंदर्यवाद। सौंदर्यवाद की धारणा इस बात से जुड़ी हुई है कि कोई तथ्य भावनात्मक दृष्टिकोण से कितना आनंददायक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक सही भाव के आधार पर विचार को रखा जाए। इस पद्धति के आधार पर किया गया बेकार का अध्ययन शास्त्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। इस पद्धति के आधार पर किया गया अध्ययन बेकर के अनुसार महत्वपूर्ण माना गया है। बेकर ने 50 व्यक्तियों से साक्षात्कार कर मादक द्रव्यों का उपयोग करने वालों का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत सेवनकर्ता उन स्थितियों को परिभाषित करता है कि जिनमें उसके सेवन की प्रक्रिया आरंभ की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सौंदर्यवाद के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? भावनात्मक दृष्टिकोण को देखते हैं, जो कि आनंददायक स्थिति है, यानी सही रूप में सही बात को प्रस्तुत किया जाना आनंददायक स्थिति कही जाती है। बेकर ने इसका प्रयोग किया है, और बेकर ने 50 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया जो शराब का सेवन करते थे, और इसके अंतर्गत सेवनकर्ता उन स्थितियों को परिभाषित करते हैं कि किन किन स्थितियों में उन्होंने वास्तविक मादक वस्तुओं का सेवन करना प्रारंभ किया। पहले उसे धूम्रपान की प्रक्रिया को सीखना पड़ता है, दूसरा यह व्यक्ति मादक धूम्रपान के प्रभाव को समझने लगता है, तीसरा वह व्यक्ति इनके प्रभावों को आनंदपूर्ण ढंग से इसका ग्रहण करना सीखता है। वह व्यक्ति जो कि इन तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरा है वह मादक धूम्रपान करता है। तो इन्होंने कहा ये स्टेजेस है। जब आप इसका इंटरव्यू लेते हैं, धूम्रपान जो व्यक्ति करता है वो बतलाता है कि उसने धूम्रपान कैसे सीखा, कैसे उसका प्रभाव उसको समझ में आने लगा, आनंद लेने का प्रभाव, और फिर वो उसका लती हो जाता है तो फिर वो मादक धूम्रपान करने लगता है। ऐसे अध्ययनों की प्रतिकृता संभव नहीं होती, एप्लीकेशन संभव नहीं है। यह अध्ययन विषय परक समझ के आधार पर संभव होता है, यानी इसको हम रेप्लिकेट करना चाहे संभव नहीं है। हम अपने आप को भावनात्मक स्तर पर उस व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो बेकर ने समानुभूति की प्रक्रिया के आधार पर यह अध्ययन किया। वसदेहन के आधार पर किया गया दूसरा प्रसिद्ध अध्ययन व्हाइट ने किया। इस अध्ययन में अध्ययनकर्ता स्वयं समुदाय में रहकर सहभागी अवलोकन पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। इस अध्ययन का भी प्रतिकृतिकृता मूलक अध्ययन नहीं हो सकता, रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। इस पद्धति के अंतर्गत विश्वसनीयता जो किसी मापने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है संभव नहीं है। तो एथनोमेथोलॉजी में प्रघटना शास्त्र के उपागम का व्यापक प्रभाव पड़ा है, और जिसके अंतर्गत इस उपागम में प्रघटनावादी तनुकरण फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन का उपयोग किया गया। तनुकरण की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन की घटनाओं और क्रियाओं के प्रति विचारों को निलंबित किया जाता है। सस्पेंशन ऑफ बिलीव्स टेकन फॉर ग्रांटेड मीनिंग्स, इसके अंतर्गत 2 आधारों पर अवलोकन संभव है। दिन प्रतिदिन के विश्व के अवलोकनकर्ता मानव शास्त्रीय अजनबीपन के आधार पर देखते हैं, अर्थात मान्य अर्थों को अस्वीकार करके किसी घटना को देखने समझने का स्वबोधक पद्धति महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरा, अवलोकनकर्ता सामान्य ज्ञान एवं सामान्य तर्क के आधार पर
दिन प्रतिदिन की घटना को व्यवस्थित रूप से समझें। धारणाओं की निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेडनेस में से किसी भी घटना को अपने परिप्रेक्ष्य व समझ से देखने का अवसर मिलता है। वह सामान्य ज्ञान के उपयोग में घटना की वास्तविकता प्रत्यक्ष रूप से समझी जा सकती है। इस दृष्टिकोण से अवलोकनकर्ता एथनोमेथोलॉजी के लिए एक विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। अवलोकन पद्धति का उद्देश्य इस उपागम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सदस्य की वास्तविक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है। अवलोकन एक प्रत्यक्ष पद्धति है, अतः इस उपागम के अंतर्गत यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप में देखने का बल मिलता है। इसी प्रकार एथनोमेथोलॉजी में गुपचुप सुनी हुई बातें ओवरहियर टेक्निक एक पद्धति के रूप में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति परस्पर कई बार ऐसी बातें करते हैं जो औपचारिक व अन्य लोगों की उपस्थिति में नहीं हो, जिसे हम कानाफूसी कहते हैं, जिसे हम नितांत अकेले में जाकर दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, गुपचुप बात करते हैं। वो बातें हम किसी औरों के सामने नहीं करते हैं। तो क्योंकि औरों की उपस्थिति स्थिति की गरिमा अपनी व औरों की परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। बस में बैठा हुआ लड़के कक्षा व अध्यापक के बारे में अनौपचारिक रूप से कई बातें करते हैं, लेकिन शिक्षक के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो इस वार्तालाप को बस में पीछे बैठकर कोई अनुसंधान करता सुनता है तो उसको हम गुपचुप श्रेणी पद्धति के अंतर्गत रखते हैं।